देखिए जुलाई 2024 में जो आया था, देखो सबसे पहले समझ लो कि जुलाई 2024 में आया क्यों है, क्योंकि इस बार था इलेक्शन। तो इलेक्शन में जब भी होता है, वैसे तो नॉर्मल डेट होती है फरवरी का, जो फर्स्ट वर्किंग डे होता है पार्लियामेंट का, उस दिन बजट आता है। नॉर्मली वो 1 फरवरी को आता है। कब आता है? 1 फरवरी को। लेकिन ये जो बजट आया, ये जो 1 फरवरी को बजट आया था, लेकिन वो इंटरिम बजट था, उसको अंतरिम बजट कहते हैं। तो जिस साल चुनाव हो रहा होता है उस बार कंप्लीट बजट नहीं आता है, क्योंकि हो सकता है कि चुनाव में सरकार किसी अदर पार्टी की आ जाए, तो उसको ये अधिकार होना चाहिए कि वो कैसे खर्च करेगी। इसलिए चुनावी वर्ष में बजट नहीं आता, बल्कि क्या आता है? अंतरिम बजट, पहले 1 फरवरी को। और जब इलेक्शन खत्म हो जाता है, फिर जब पार्लियामेंट में मतलब इलेक्शन खत्म हो जाता है, जिसका सरकार बनता है, सरकार अपनी फिर से बजट लेकर, तो चूंकि सरकार बदली नहीं, सरकार वही रह गई, तो यही बजट जो है कौन सा समय में है? जुलाई 2024 में। लेकिन ये इस साल है, अगले बार का बजट जो होगा वो कब आएगा? 1 फरवरी को। कब आएगा? ये याद रखिए, ठीक है ना। तो देखो इसमें देखो ये काफी मतलब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ही ये बनाया हुआ वो पीडीएफ है। इसमें इंपॉर्टेंट फीचर ही दिए हुए हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ही देखो उसी फीचर में दिया है, पहला इसमें सेक्टर होगा कि किन मेजर चीजों पर, जैसे हम यहाँ पे जाति की उस समय बात ही हो रही थी ना भारत के राजनीति में, तो उन्होंने इस बजट का जो थीम है आप समझ सकते हो, या बजट में जिन 4 मुख्य जातियों पर फोकस किया गया है, ये जो जातियां वो कौन है? गरीब, दूसरा है महिलाएं, एक युवा है, और तीसरा क्या है? अन्नदाता। मतलब किसानों के ऊपर और गरीबों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, युवाओं के ऊपर फोकस है। अब 4 जातियों की बात की गई है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ये, ठीक है। इन 4, यहाँ से प्रश्न भी आपके ऐसे ही बनेंगे कि बजट में किन मुख्य 4 जातियों के ऊपर फोकस किया गया, तो गरीब पर, महिलाओं पर, युवाओं पर और फार्मर्स पर, अन्नदाता पर, ठीक है। अब देखो बजट की थीम जो है, बजट की थीम का मतलब ये जो बजट है वो किन चीजों के ऊपर फोकस है, मतलब इस बजट में किन चीजों पर ज्यादा फोकस, तो किन चीजों पर फोकस किया गया, ये भी 4 हैं। एक है एम्प्लॉयमेंट, दूसरा क्या है आपका? स्किलिंग, स्किल डेवलपमेंट, तीसरा है माइक्रो स्मॉल एंड मिनिमम स्केल इंडस्ट्रीज इंटरप्राइजेस, और अगला है मिडिल क्लास। यानी 4 ऐसे सेक्टर हैं जो यहाँ पे थीम के रूप में, मतलब आपको बजट में दिखेगा इन चीजों पर फोकस कर रहा है ये बजट, समझ में आ रहा है? मतलब इसको बढ़ाने पर या इसको बेहतर करने पर ज्यादा फोकस किया जाएगा, ये थीम इसकी बजट की। यानी कितने गरीबों के बारे में इसमें बात की गई? 4। इस बजट की थीम में कितने पॉइंट्स हैं? 4, ठीक है ना, इस तरीके से। अब देखिए ये पीडीएफ में बनाने से आसान हो जाएगा, क्योंकि ये आपको आसान, अब ये जो है ये आप पढ़िएगा, ये मतलब सरकार के कुछ डेटा हैं वो आपको नहीं देखने। अब इसमें समझना ये है ना कि बजट की साइज कितनी है। तो बजट की साइज जो है वो लिख डालिएगा, 4,48,00,000 लिख डालिए कहीं पे, एक ये पॉइंट लिख लीजिए। बजट की जो साइज है, देखिए 48 लाख, तो 48.21 राउंड फिगर में इसको कितना लिखेंगे? 48.21 लाख करोड़, 48.21 लाख करोड़। और अगर वो देखोगे तो 48,20,512 करोड़। और पॉइंट में भी आगे आएगा कुछ, 48,20,512 कितना हो जाएगा? यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, देखो 48,20,512, समझ में आ रहा है? इतना करोड़। और अगर राउंड फिगर में लिखेंगे तो 48.21 लाख करोड़ लिखेंगे टोटल। ठीक है। तो जब हमने पढ़ाया था, जब भी आप बजट को पढ़ोगे तब सबसे पहले देखोगे कि उसमें रेवेन्यू रिसिप्ट कितनी है और कैपिटल रिसिप्ट कितनी है। फिर उससे कंपेयर करोगे कि उसमें एक्सपेंडिचर कहाँ पे हो रहा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है और कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है। तो हम लोग इसको आके देखते हैं। देखो एक चीज और, रेवेन्यू रिसिप्ट तो देखेंगे, लेकिन देखो यहाँ पे बजट में पढ़ने, जब यहाँ पे लिखा है, ये देखो लिखा है ये 2019-20, 2019-20 का मतलब ये हो गया, ये जो डेटा दिखा रहा है ये आप, इंडिया ग्रू इन 80.2% इन फाइनेंशियल ईयर 2024, मतलब बता रहा है कितना कितना ग्रोथ रहा है। तो आप देखोगे ये 2019-20 का एकदम एक्चुअल डाटा है, क्योंकि ये कंप्लीट हो चुका है ईयर। ये भी देखो एक्चुअल है, ये भी क्या, अब यहाँ पे आर ई लिखा है ना, आर ई का मतलब होता है री एस्टिमेटेड डाटा है, मतलब ये भी कंप्लीट नहीं है, इसको भी फिर से अनुमानित किया गया। समझ में आ रहा है? और ये जो है, ये जो आपका बजट एस्टिमेशन बीई लिखा होता है यहाँ पर भी, बजट एस्टिमेशन का मतलब ये होता है कि इस बजट में कितना उसका क्या किया गया है। तो जिस फाइनेंशियल ईयर का डेटा, जैसे 2023-24 आपका जो है, जो जब बजट आया था तो 2023-24 का डेटा एक्चुअल में जब मार्च 31 मार्च को खत्म होता है, लेकिन उसका डेटा मिल के उसको कैलकुलेट करके लगभग वो मई के आसपास जो है वो आता है आपका डेटा एक्चुअल में, ठीक है। और उस वो भी एकदम एक्चुअल डेटा नहीं होता है, वो समझिए अगले बजट तक ही आपको एक्चुअल डेटा पिछले साल का मिलता है। तो आप देखोगे कि
ऐसे जब पढ़ोगे आपको तो कई जगह ऐसे लिखा रहेगा बीई या ऐसे लिखा रहेगा आरई। तो बीई का मतलब होगा बजट एस्टिमेशन, आरई का मतलब क्या होगा? री एस्टिमेशन। ठीक है, ये तो प्राप्तियां अभी हम लोग देखेंगे, अगर इसमें नहीं दिया हम लिखवा दे रहे हैं, चलो। हाँ देखो 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 यहाँ रेवेन्यू रिसिप्ट, यहाँ देखो। तो ये जो 2024-25 दिखा रहा है ना, दिख रहा है ना, बजट एस्टिमेशन। तो हमने बताया कि हमारा रेवेन्यू, हमारा टोटल बजट है 48,21,000 करोड़ का। तो रेवेन्यू रिसिप्ट उसमें कितनी है? 31,30,000 करोड़ की। यानी इस 48,00,000 में आपका 31 लाख करोड़ जो है लगभग राउंड फिगर में, वो कहाँ से मिला है? रेवेन्यू रिसिप्ट से। मतलब ऐसा रिसिप्ट जिससे सरकार के देनदारियों में कोई वृद्धि नहीं हो रही है और सरकार की एसेट में कोई कमी, यानी ये बेहतर। लेकिन आप देखोगे दूसरी तरफ हमारा जो कैपिटल रिसिप्ट है इस बार का बजट एस्टिमेशन में, वो कितना है? 16,90,000 करोड़। तो कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है? ये आपके ऊपर एक तरह से लाइबिलिटी होती है, इसको आपको क्या करना पड़ेगा? बाद में रिटर्न करना पड़ेगा, या फिर इससे आपके संपत्तियों में क्या आ सकती है? कमी आ सकती है। तो आप देख रहे हो ये 31, तो इसको समझिएगा, ये 31.3 लाख करोड़ है और ये 16.9 लाख करोड़। अब अगर आप पिछले बजट से देख लोगे तो पिछले बजट में जो रेवेन्यू था वो कितना था? लगभग 27 लाख करोड़। तो उसके तुलना में इस बार का रेवेन्यू क्या हो गया है? बढ़ा है। यानी गवर्नमेंट ने रेवेन्यू अपनी बढ़ाई है, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाई है जैसे भी। और पिछले बार का देखोगे, ये जो कैपिटल रिसिप्ट्स है, आप देखोगे पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर में लगभग 18 लाख करोड़ के आसपास थी, लेकिन इस बार वो कितनी है? आप बजट उठा के देखोगे अभी, तो ये हो गया आपका आय। एक है रेवेन्यू रिसिप्ट, दूसरा क्या है? तो आप देख रहे हो कि सरकार का जो टोटल बजट है उसमें रेवेन्यू रिसिप्ट्स तो 31 लाख करोड़ ही है, बाकी का उसने मैनेजमेंट किया कैपिटल रिसिप्ट से। अब ये देखना हमको होगा कि ये जो कैपिटल रिसिप्ट वो ले रही है उसको वो खर्च कहाँ कर रही है। अगर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर पे खर्च कर रही है तो इसका मतलब है कि वो बजट का मैनेजमेंट क्या है? बेहतर है। समझ में आ रहा है? अब हम लोग देखेंगे एक्सपेंडिचर, ये समझ में आ रहा है? ये देखो एक्चुअल, एक्चुअल मतलब क्या है? मतलब ये एक्चुअल डाटा है, ये उस समय का बजट एस्टिमेशन था जब बजट लाया गया था पिछले साल, तब का बजट एस्टिमेशन था कि हमको इतना मिलेगा, लेकिन एक्चुअल में वो रीएस्टिमेटेड करके कर दिया गया, इतना नहीं मिलेगा बल्कि कितना मिलेगा। अब ये जो कहा गया बजट एस्टिमेशन में, ये कोई जरूरी नहीं कि सरकार इतना वो अर्न ही कर ले। अगले बार का जब बजट आएगा तो इसको वो रीएस्टिमेशन कर सकती है। जैसे उस ये कह रही है कि हमको 31,30,000 करोड़ रुपया रेवेन्यू रिसिप्ट मिलेगा। बात समझिए, ये बता रही है हमको मिलेगा, मिला नहीं उसको अभी, ये अपकमिंग ईयर का बजट है ना। और ये कह रही है कि हम बाकी का जो बजट, बाकी का जो अपना खर्चा है या जो बजट का साइज है वो हम कैपिटल रिसिप्ट से अर्न करेंगे 16,90,000 करोड़। ठीक है ना? तो समझ में आ रहा? आप देखेंगे कि सरकार का ये तो हो गया आय का अनुमान कि कहाँ से करेंगे। अब देखेंगे व्यय कहाँ पे जा रहा है। तो देखो व्यय यहाँ पे है, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरा कौन सा एक्सपेंडिचर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखो तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आप देखोगे तो ये है 37,10,000 करोड़। कितना है? मतलब कि आपने पढ़ा है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है वो नॉन डेवलपमेंटल होता है और नॉन प्रोडक्टिव होता है ना। तो यानी कि गवर्नमेंट जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करे। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट को करना पड़ता है क्योंकि गवर्नमेंट का नेचर वेलफेयर का होता है, वो सोशल वेलफेयर स्कीम चलाती है, फार्मर्स के वेलफेयर के लिए पॉलिसी बनाती है, लोगों को सब्सिडी देती है। ये सब चीजों को गवर्नमेंट जो है मिनिमाइज बहुत ज्यादा कर सकती है। हाँ, इसको स्ट्रेटेजिकली कम कर सकती है लेकिन उसको पूरी तरीके से खत्म। तो आप देखोगे ये तो हो गया आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब बताओ कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना दिखा रहा है? देखो ये जो 15 दिखा रहा है ना, एक्चुअल में ये 11,11,111 है। ठीक है, लेकिन सरकार ने क्या किया है, जो जो बजट में जैसे वो राज्यों को भी अनुदान दे रही है, कुछ ऐसा कर रही है, उन सभी चीजों को भी इसमें क्या कर दिया गया है। तो इस हिसाब से जो रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो कितना बता रही है गवर्नमेंट। तो चलो जरा देखो, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग 16,90,000 करोड़ की उसकी प्राप्तियां हैं कैपिटल रिसिप्ट की। ठीक है, तो जो कि कैपिटल रिसिप्ट से ज्यादा प्राप्तियां नहीं करनी चाहिए, एक बेहतर बजट के लिए होता यही है ना। लेकिन देखना ये होगा कि अगर वो बजट खर्च कर रहे हैं डेवलपमेंटल अप्रोच पे या प्रोडक्टिव नेचर पे, तो ये कोई दिक्कत की बात समझ में आ रहा है। ये बजट यानी बजट में कर्ज लिया है तो समस्या की बात नहीं है। कर्ज लेके क्या कर रहे हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे खर्च कर रहे हैं या फिर कैपिटल पे खर्च कर रहे हैं, ये देखना है। तो इस हिसाब से बजट जो है ठीक ठाक है, मतलब कि जितना वो कैपिटल से ले रहे हैं लगभग लगभग उतना ही वो किसमें लगा रहे हैं, जितना वो कैपिटल रिसिप्ट ले रहे हैं उतना ही वो लगभग लगा रहे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, आप देखो यहाँ पे कितनी प्राप्तियां हमको कहाँ कहाँ से होती हैं, ये जरा सा देख लेते हैं हम लोग। तो आप देखोगे, ये देखो ये कह रहा है रुपी कम्स फ्रॉम, मतलब हमको रुपया कहाँ से मिला है। हमारा जो बजट है 48,21,000 करोड़ का, इसमें हमको प्राप्तियां कहाँ से हुई हैं। तो सबसे अधिक प्राप्तियां देखो लिखा 27% लिखा है बोरोइंग्स एंड द अदर लाइबिलिटीज। अब बोरोइंग्स एंड द अदर लाइबिलिटी होता है कैपिटल रिसिप्ट। क्या होता है? तो आप देखो सबसे अधिक प्राप्तियां हमको कहां से हो रही हैं? कैपिटल रिसिप्ट, मतलब ऋणों से और अदर देनदारियों से, उधार से समझ लीजिए सबसे अधिक प्राप्तियां हुई हैं इस बजट में। ठीक, तो उधार जो है आपका टैक्स का तो कोई पार्ट होता नहीं है। अगर आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा
टैक्स कलेक्शन कहां से हो रहा है, टैक्स रेवेन्यू कहां से जनरेट हो रहा है। या ऐसे पूछ ले कि रेवेन्यू जनरेशन का सरकार का सबसे बड़ा सोर्स क्या है, तो देखो ये रेवेन्यू नहीं है, ध्यान देना, ये कैपिटल रिसिप्ट है। तो रेवेन्यू जब बात करेगा तो रेवेन्यू को लेना ही नहीं है, तो फिर आप देखोगे रेवेन्यू में टैक्सेस, तो सबसे ज्यादा टैक्स अनुमान जो सरकार का है वो कहां से लेगी इस बार, इनकम टैक्स 19%, यानी सबसे अधिक करों से प्राप्तियों में इस बार जो योगदान सरकार का अनुमान है वो कहां से है, इनकम टैक्स। दूसरे नंबर पे आपका जो योगदान है वो है आपका जीएसटी से, किससे है, देखो यहाँ पे जीएसटी से। और तीसरे नंबर पे कहां से है, ये है कॉर्पोरेशन टैक्स, वही जो कंपनियों के लाभ के ऊपर लगता है। तो ये टॉप 3 टैक्सेस हैं जिसके ऊपर गवर्नमेंट, यानी सबसे ज्यादा इनकम टैक्स, दूसरे बार क्या है जीएसटी, तीसरे नंबर पे पिछले बार का आप देखोगे तो शायद पहले जीएसटी था, दूसरे पे इनकम टैक्स था, तीसरे पे कॉर्पोरेट टैक्स था। ठीक है, तो ये 3 बड़े कर हैं जहां से सरकार को प्राप्तियां हो रही हैं। ठीक है, इसके अलावा देखो सरकार ने यूनियन एक्सरसाइज ड्यूटी, केंद्रीय उत्पाद शुल्क जो लगाती है, जो कारखाने में बनाने के ऊपर जो प्रोडक्ट बनाने पे पैसा लेती है, वो यूनियन एक्सरसाइज ड्यूटी कितना ले रही है, मतलब इसके कुल आय का 5% अनुमान है कि यहां से मिलेगा। और आप देखोगे नॉन टैक्स रिसिप्ट्स, नॉन टैक्स रिसिप्ट्स का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट को जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं जो फायदा दे रही हैं, वो प्रॉफिट या डिविडेंड जो गवर्नमेंट को मिल रहा है, वो जो गवर्नमेंट को बाहर से इंटरेस्ट मिल रहा है वो, या फिर गवर्नमेंट जो फीस लगा रही है वो, जो फाइन ले रही है वो, ये सब मिलाकर कितना है कुल बजट का 9%। ठीक है, बाकी आप कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी मतलब सीमा शुल्क कितना ले रही है 4%। ये बाकी चीजें हैं, जैसे देखो ये आपको दिया तो है 100%, आप पढ़ने के लिए समझने के लिए देख सकते हो, लेकिन इसमें बस आपको ये याद रखना है कि दो तीन तरीके से सबसे अधिक प्राप्तियां कहां से हो रही है, तो आप बोलोगे बोरोइंग्स और अदर लाइबिलिटीज से। पूछेगा सबसे अधिक रेवेन्यू जनरेशन कहां से हो रहा है, तो आप बोलोगे टैक्स कलेक्शन से। टैक्स कलेक्शन में भी सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्शन का रेवेन्यू कहां से जनरेट हो रहा है, तो इनकम टैक्स से, दूसरे पे जीएसटी से, तीसरे पे कॉर्पोरेट। ठीक है, अगर कहे कि करों के अलावा गैर कर राजस्व के द्वारा सरकार कहां से प्राप्तियां कर रही है, तो इसमें डेटा दिया ही नहीं है, ये सारा नॉन टैक्स रिसिप्ट एक साथ लिख दिया 9%। अब इसमें कितना फीस है, कितना फाइन है, कितना जो है कंपनियों ने प्रॉफिट दिया है गवर्नमेंट को, ये आप डिटेल में जब बजट पढ़ोगे तो समझ में आएगा, और उसको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। समझ में आ रहा है, ये हो गया ऐसे क्वेश्चन यहाँ से बने, सर्वाधिक प्राप्तियां कहां से हो रही हैं। अब देखना होगा कि सरकार अपना सर्वाधिक व्यय कहां पे, देखो इधर आ जाओ, तो देखो इसमें सबसे बड़ा व्यय जो आपको दिखाई देगा वो दिखाई देगा ये कौन सा, ये स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज, जो वित्त आयोग की सिफारिशों पर, फाइनेंस कमीशन की सिफारिशों पर सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफर करना होता है अपने टैक्स कलेक्शन में से किसको, तो उसके लिए ये होता है। समझ में आ रहा है, तो सबसे ज्यादा इस बार जो है सरकार के कुल खर्च का, यानी 48,21,000 करोड़ में से 21% जो सरकार की खर्च है, या जो वो है वो स्टेट गवर्नमेंट की, और स्टेट गवर्नमेंट की टैक्सेस और ड्यूटीज में जो हिस्सेदारी है वो चली जा रही है। ठीक है, यानी सबसे अधिक शेयर वो यहाँ दे रही है, लेकिन ये तो उसकी ड्यूटी है, वो तो उसको देना ही है। ऐसा नहीं कि जैसे ये फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के आधार पर देती है, ये टैक्स जो मिलेगा, केंद्रीय कर मिलेगा, उसमें उसको देना पड़ेगा किसे, स्टेट्स को, ये तो देना ही देना है। अब हमको देखना है कि गवर्नमेंट की खुद की एक्टिविटी से कहां पे कौन सा खर्चा हो रहा है। ये गवर्नमेंट की एक्टिविटी नहीं है, ये तो एक सिस्टम है, फेडरल सिस्टम, कि आपको स्टेट को शेयर देना पड़ेगा अपने अपने सेंट्रल टैक्सेस में से। ठीक है, अब हम देखेंगे सर्वाधिक, अगर आप देखोगे सर्वाधिक पेमेंट हो रहा है इंटरेस्ट पेमेंट, कितना है, यानी जो हमने बाहर से ऋण लिया है उस पर ब्याज हम दे रहे हैं 19%। अब समझिए 48 लाख करोड़ का 19% लगभग कितना हो गया, लगभग 9-9.5 लाख करोड़ के आसपास। तो ये जो है हमारा इंटरेस्ट पेमेंट है, ये क्या है, इंटरेस्ट पेमेंट। तो इसका मतलब हमारी जो प्राप्तियां हैं, और इंटरेस्ट पेमेंट का क्वेश्चन कई बार डायरेक्टली पूछता है कि इस बार के बजट में सरकार ने इंटरेस्ट पेमेंट पे कितना खर्चा किया है, या ऐसे यूपीएससी में पूछ लेगा पिछले लगातार वर्षों के आधार पर प्रतिशत की मात्रा में इंटरेस्ट पेमेंट लगातार बढ़ा है, ऐसा पूछ ले। तो अब देखिए, आप तो इस बार का बजट पढ़ के गए, पिछले बार इंटरेस्ट पेमेंट था 20%, कुल बजट का कितना था, तो यानी कुल बजट के प्रतिशत के रूप में पिछले बार ज्यादा था, इस बार क्या हो गया, तो बढ़ रहा है कि घट रहा है, लेकिन अमाउंट के रूप में क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि पिछले बार का बजट 48 लाख करोड़ का नहीं था, वो कम था, लगभग 45 के आसपास था समथिंग। तो आप देखोगे कि 45 लाख करोड़ के आसपास था लगभग। तो आप देखोगे इस बार का जो बजट है जब साइज में बढ़ गया तो इंटरेस्ट पेमेंट का भी अमाउंट बढ़ेगा, लेकिन चूंकि बजट बढ़ गया तो उसका परसेंटेज क्या होगा यहाँ पे, ऐसे भी प्रश्न पूछता है। लेकिन इस बजट के प्रोस्पेक्टिव में देखेंगे तो ये 19% पेमेंट जो है वो हो गया आपका सबसे अधिक इंटरेस्ट पेमेंट, यानी सबसे अधिक स्टेट को दिया, उसके बाद किस पर है, बाकी सारे पेमेंट आप देखोगे पहला दूसरा तीसरा है तो देख ही लोगे। इसमें कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो इसलिए इंटरेस्टिंग नहीं है क्योंकि वो उसका अमाउंट बहुत कम है। फिर देखा जाता है सब्सिडी पे कितना दे रही है और डिफेंस पे कितना दे रही है। तो कुल बजट, कुल खर्च का डिफेंस कितना दे रहा है इस बार, यानी कुल बजट का कितना परसेंट है डिफेंस पे, 8%। समझ में आ रहा है। और सब्सिडी पे कितना खर्च है इस बार सरकार का, 6%। समझ में आ रहा है। ये दोनों उस टर्म में इंपॉर्टेंट नहीं है कि पहले दूसरे तीसरे पे है या नहीं है, लेकिन डिफेंस, सब्सिडी और पेंशन, ये चीजें जो होती है ना वो नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर या फिर आप कह सकते हो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आती है। समझ में आ रहा है। तो आप देखोगे सब्सिडी भी सरकार की 6%, 6% मतलब कितना हो गया, 48 लाख करोड़ का 6% निकालो कितना हो जाएगा,
तो लगभग 4-4.5 लाख करोड़ की सब्सिडी दे रही है, तो बहुत बड़ा अमाउंट हो गया। यानी सब्सिडी को युक्ति संगत बनाने की आवश्यकता है, यहां से एक निकल के आएगा। समझ में आ रहा है? फिर आप देखोगे डिफेंस, तो डिफेंस में आप देखोगे डिफेंस में किस तरीके का है, डिफेंस की जरूरतें भी हैं, तो 8% दे रही है डिफेंस को। अब देखना ये होगा जब डिफेंस का बजट, अभी जब एनालिसिस करेंगे कि डिफेंस को जो बजट दिया जा रहा है उस बजट में से कितना वो कैपिटल एक्सपेंडिचर करे डिफेंस के, है ना। जैसे डिफेंस का जो बजट है वो दो तरीके से खर्च होता है, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरा कौन सा, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब क्या हो गया, वेतन, पेंशन, वो प्रशासन चलाने का, सेना के प्रशासन चलाने का खर्चा सारा, ठीक है। गाड़ी जो चलती हैं उन सब चीज का, डीजल पेट्रोल से लेके हेलीकॉप्टर्स का जो खर्चा, मेंटेनेंस का खर्चा, सारा उसमें आ जाएगा। और दूसरा होगा कौन कौन से नए हथियार बनाए, कौन कौन से नए इक्विपमेंट बताएं, या कहीं पे कोई नया जो है बेस, आर्मी बेस बनाया है, तो ये सब आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाए। तो देखना होगा कि हम लोग आगे वो देखेंगे कि क्या कर रही है सरकार। बाकी इसमें देखो दो चीजें और आती है, एक है फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर्स, तो ये कितना है इस बार 9%। अगला है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड होता है, और देखो एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, दो चीजें हैं, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड और सेंट्रली सेक्टर। तो स्पॉन्सर्ड का मतलब क्या होगा, इसको सेंट्रल ने चलाया है लेकिन उसमें हिस्सा स्टेट और सेंटर दोनों का होगा, यानी खर्चा दोनों लोग करेंगे। समझ में आ रहा है? जैसे मिड डे मील सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, सेंट्रली सेक्टर स्कीम है, बताइए। मनरेगा स्पॉन्सर्ड है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं, पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, बस स्टेट गवर्नमेंट का कुछ ही काम होता है, बहुत ज्यादा नहीं। जो मेन बजट है वो कौन देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। कुछ ऐसे चीजें हैं जिस पर दोनों का हिस्सा बढ़ता है, ठीक है ना। तो आप देखोगे ये आपका हो गया सेंट्रल सेक्टर स्कीम। सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब ऐसी ऐसी स्कीम जो केंद्र सरकार ने घोषित भी की है और इसकी फाइनेंसिंग या फंडिंग भी कौन करती है, कंप्लीटली केंद्र सरकार करती है। और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब ये हो गया कि इसको घोषित किया है केंद्र सरकार ने, लेकिन इसमें केंद्र और राज्यों दोनों का भी हिस्सा होगा खर्च करने में। समझ में आ रहा है? तो देखो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम पे कितना खर्च हो रहा है इस बार, 8%। और सेंट्रली सेक्टर स्कीम जो है वो कितनी हो रही है, अब इसमें कह रहा है एक्सक्लूडिंग कैपिटल आउटले ऑन डिफेंस एंड सब्सिडी, इसमें डिफेंस और सब्सिडी की जो चीजें हैं वो इसमें शामिल नहीं की। समझ में आ रहा है? ये बाकी आप देख लेंगे पेंशन पे कितना जा रहा है सरकार का, 4%। ये 8% आपका उस पे हो गया डिफेंस पे, तो ये हो गया आपका एक्सपेंडिचर। समझ में आ गया कैसे पढ़ना है? अब देखो अब इसमें अगला जो आपको पढ़ना होगा कि कुछ जो प्रमुख आपके मंत्रालय हैं, मिनिस्ट्रीज, उनको कितना फंड अलॉटमेंट सरकार ने किया है, तो कितना फंड अलॉटमेंट किया है इसको हमें देखना होगा। अब देखो यहाँ पे एक चीज तो नहीं दिया हुआ है, कुछ चीजें मैं आपको बता दे रहा हूँ जो आप कहीं पे नोट कर लो। जैसे यूपीएससी में या फिर स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन आएगा कि 2023-24 की तुलना में ये 24-25 का बजट जो है उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर में कितना % इंक्रीज किया गया है, ये यहाँ नहीं दिया है ना, तो लिख लो कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ है 16.9%। कितना इंक्रीज हुआ है, कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ है 16.9% इन कंपेयर टू द प्रीवियस बजट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सरकार ने, तो ये जो सरकारी आंकड़ा है ना, तो सरकारी आंकड़े में तो दिख लिया आपको 15 लाख करोड़, और आप कंफ्यूज होके जाके कहीं 15 लाख करोड़ दे देगा तो लगा भी आओगे। एक्चुअल में सरकार जो इस बार खर्च कर रही है पूंजीगत व्यय पे अपने बजट का, जो सरकार का घोषित पूंजीगत व्यय है, मतलब इनडायरेक्टली वाला नहीं हम कह रहे हैं, वो है 1,11,000 सॉरी 11,11,111 करोड़, ये भी लिख डालिए कहीं पे। पूंजीगत व्यय कितना है इस बार का, 11 लाख 11 फिर कॉमा 11 फिर 3 बार 11 और 3 बार 1। अरे ये देखो ये हो गया। अब पूछे कि कुल बजट का पिछले बार के तुलना में, नहीं सॉरी, ये पूछेगा कैपिटल एक्सपेंडिचर में पूछता है कि कुल जीडीपी का कितना % है ये एक्सपेंडिचर, ये बजट का नहीं पूछ रहा है, बजट का तो ज्यादा हो जाएगा, बजट का 10% से ज्यादा हो जाएगा। पूछेगा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो हमारे कुल जीडीपी का कितना % है, तो लिख लेंगे 3.4% ऑफ जीडीपी। यहाँ पे मेरा रोल यही था, क्योंकि हमने वो क्वेश्चन कल इसीलिए हम कह रहे थे कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपसे एग्जाम में पूछेगा, जो आपको सीधे इन सब जगहों पे कहीं दिया नहीं होगा, आप ऐसे क्वेश्चन उठा के पूछेगा कि जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो कुल जीडीपी का कितना % है, ठीक है। फिर पूछेगा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो पिछले बार के तुलना में इस बार कितना बढ़ गया, तो 16.9%, ठीक है। जो हमारे यहाँ सब्सिडी दी गई है, सब्सिडी, उसमें सबसे अधिक कौन है, सब्सिडी का साइज लिख लो, सबसे अधिक है खाद्य सब्सिडी, पहले पे है खाद्य सब्सिडी, दूसरे पे है फर्टिलाइजर, पहले पे खाद्य फूड सब्सिडी, दूसरे पे फर्टिलाइजर सब्सिडी, और तीसरे पे है ब्याज अनुदान। ब्याज अनुदान जो ब्याज में रिलैक्सेशन दिया जाता है ना,
जो कम ब्याज पर ऋण दिया जाता है, ब्याज अनुदान, इंटरेस्ट ग्रांट्स। अगर आपसे पूछे कि इस बार के बजट में जो टॉप 5 टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन है उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करो, तो टॉप 3 तो आपको याद है। पहले पे है इनकम टैक्स, दूसरे पे है जीएसटी, तीसरे पे कॉर्पोरेट टैक्स, तो 5 याद कर लेना। चौथे पे कौन सा था? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी 5%, और 5वें पे था क्या? कस्टम ड्यूटी। तो इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करना होगा तो कर लो, जाओगे ना उसी से देख के। ऐसे भी प्रश्न आते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के। आपने अभी पढ़ा कि 2024-25 में जो बजट का अनुमान है उसमें कर राजस्व है 31.30 लाख करोड़, पढ़ा है ना? रेवेन्यू रिसिप्ट कितनी है? यही पढ़े ना आप? आपने पढ़ा है 16,90,000 करोड़ जो है कैपिटल रिसिप्ट है, और 31,30,000 करोड़ क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट। तो ये जो रेवेन्यू रिसिप्ट है ये पूछेगा कि ये कर राजस्व जो आपका है, करों से जो प्राप्त राजस्व है वो जीडीपी का कितना प्रतिशत है। जैसे यहाँ पे आपसे पूछेगा कि ये जो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो जीडीपी का कितना परसेंट है, तो 3.4%। तो ये जो कर राजस्व है ये है जीडीपी का, बजट का नहीं बात हो रहा है यहाँ पे, जीडीपी का बोला है, तो जीडीपी का है ये 11.8%। 11.8%। अब ध्यान दो, ये जो रेवेन्यू रिसिप्ट होती है इसमें कर आते हैं और गैर कर राजस्व दोनों आते हैं। तो ज्यादातर तो कर से ही प्राप्तियां हो रही है ना इसमें। कर से आप देख रहे हो कि 19% है इनकम टैक्स से, 18% है जीएसटी से, और 17% के आसपास है कॉर्पोरेशन टैक्स से। तो ज्यादा से ज्यादा जो प्राप्तियां हो रही हैं वो कहां से हो रही हैं? टैक्सेस से। तो टैक्सेस दो होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स होता है, दूसरा, तो यहाँ पे आप समझोगे कि जो डायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स से प्राप्तियां हैं। ऐसे पूछता है इस बार के बजट में जो डायरेक्ट टैक्स से प्राप्तियां हो रही हैं वो जीडीपी का कितना प्रतिशत है, तो लिख लेंगे डायरेक्ट टैक्स से प्राप्तियां हैं जीडीपी का 6.8%। डायरेक्ट टैक्स से कितना प्राप्त हो रहा है? जीडीपी का 6.8%। और इनडायरेक्ट टैक्स से प्राप्त हो रहा है जीडीपी का 5.0%। जीडीपी का 5.0%। अगर पूछे कि जितनी भी, जैसे अभी तो योजनाएं पढ़ाई नहीं है, अभी हम पढ़ाएंगे कि मंत्रालयों में प्रमुख जो आवंटन है कि किस मंत्रालय को कितना बजट दिया गया, और फिर पढ़ेंगे कि कौन सी प्रमुख योजनाएं हैं जिनको बजट दिया गया। तो अगर आपसे पूछे एक क्वेश्चन कि इस बजट में सबसे अधिक फंड कौन सी योजना के लिए दिया गया है, बता सकते हैं? देखिए पूरा एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा दिया जा रहा है आपको, मतलब जहां से प्रश्न पूछ सकते हैं। तो सबसे अधिक दिया गया है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पे। देख लो, सर्वाधिक सर्वाधिक बजट आवंटन, सर्वाधिक बजट आवंटन टैक्स देके लिख लेना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कहां पे है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, तो ये है 20 लाख, सॉरी 2,05,250 करोड़। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को दिया गया 2,05,200। अब ये भी कई बार क्वेश्चन पूछता है कि सरकार के कुल व्ययों में कितना परसेंट डिफेंस पे खर्च हो रहा है, कितना सब्सिडी पे। तो ये अभी हमने बताया डिफेंस पे हो रहा है 8% और सब्सिडी पे कितना हो रहा है? 6%। ठीक है। जो आपने पढ़ा राजस्व खाता जो है, राजस्व खाते का व्यय, तो राजस्व खाते का व्यय जो होता है उसको पूछता है कि बजट के कितना प्रतिशत भाग राजस्व खाते का व्यय है। बजट का देखो दो तरीके से पूछेगा, जब पूछेगा जीडीपी का कितना परसेंट है तो दूसरा रिजल्ट हो जाएगा, जब पूछेगा बजट का कितना परसेंट है, तो आपने पढ़ा लगभग 37 लाख करोड़, तो बजट का खर्चा किस पे जा रहा है? राजस्व व्यय पे। तो लगभग वो कितना हो जाएगा? 75% से ऊपर ही हो जा रहा है। वो कितना है लिख लेंगे, राजस्व व्यय, राजस्व व्यय कुल बजट का, कुल बजट का 76 पॉइंट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कुल व्यय का 76.95% है। कितना है? कुल बजट का। आप देखो यहीं से एक और निकाल सकते हो, अगर यहीं से पूछ ले कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है, तो 100 में से क्या कर दोगे? माइनस कर दो, तो वो आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा बताइए? 77 हो गया ये 0.5 से,
तो 23.05 कितना हो जाएगा। लेकिन अगर पूछेगा जीडीपी का कितना है तो वो मैंने लिखवा दिया है दोनों। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अभी हम और बता देंगे, पहले हम लोग मंत्रालयों का बजट देख लेते हैं और प्रमुख योजनाओं का बजट देख लेते हैं। तो एक तो बजट देखो, मंत्रालयों के बजट में एक ये होगा कि कुछ मंत्रालय बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको कितना बजट दिया गया उसको जानना जरूरी है। जैसे कृषि और कल्याण मंत्रालय का बजट जानना जरूरी है, ये नहीं देखना कि सबसे ज्यादा दिया गया सबसे कम। कृषि इंपॉर्टेंट चीज है, उसको देखना जरूरी है। डिफेंस पे कितना बजट दिया गया वो जरूरी है, ठीक है। तो आप देखोगे सबसे अधिक जो मंत्रालयों का बजट है वो क्या है, डिफेंस। डिफेंस का कितना दिखा रहा है, लेकिन वो एक्चुअल में देखो इसमें भी एक टेक्निक है, टेक्निकल उसमें कुछ वो है। ये 4,54,773 करोड़ दिखा रहा है, लेकिन एक्चुअल जो अलॉटमेंट है वो 6,21,000 करोड़ का है। कितना है तो लिख लो, डिफेंस बजट जो है वो 6,21,000 करोड़ का है। लेकिन ये डेटा है क्या है, ये भी डेटा सरकार, जैसे उसमें कुछ चीजों को और भी जैसे जो चीजें अलॉटमेंट पहले के उसके आधार पे हुई हैं उसको भी उसने जोड़ दोगे तो 6,21,000 करोड़ हो जाएगा। एक्चुअल में इस बार का अलॉटमेंट सरकार इस बार कितना करने वाली है, मतलब ओवरऑल बजट है 6,21,000 करोड़ का, सरकार इसमें आवंटन कितना करने वाली है, 4,873। तो सबसे ज्यादा अब सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों में आता है डिफेंस, फिर आता है एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्ट्री। तो आप देखोगे एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज या वही फॉर्मल वेलफेयर की, तो 1,51,851 करोड़। ये सब लिखिए ना, ये सब तो लिखा है, ठीक है? तो एग्रीकल्चर पे कितना है, 1,51,000। तो देखो बजट की थीम है ना, पहला थीम में आप देखो कि एक है फार्मर, अन्नदाता। अन्नदाता के लिए देख रहे हो 1,51,851। लेकिन ध्यान देना है इसमें किसान सम्मान निधि की राशि शामिल, वो अलग हो गई, वो अभी आप देखोगे। फिर आप देखोगे हमारे यहाँ एजुकेशन का बजट कितना है, शिक्षा और स्वास्थ्य का बजट देखना बहुत जरूरी होता है। तो इस बार कुल बजट का बजट कितना, 1,25,638 करोड़ शिक्षा का बजट है। अब ये देखना होगा कि ये शिक्षा का जो बजट है, क्या वो जो आपने मानक पढ़ा है शिक्षा का बजट जीडीपी का कितना होना चाहिए, शिक्षा पे हमेशा कितना खर्च होना चाहिए जीडीपी का, क्या है वो, नहीं है। तो क्या बजट गड़बड़ है, नहीं। फिर ये देखना होगा कि ये शिक्षा का बजट खर्च कहाँ हो रहा है, शिक्षा का बजट खर्च कहाँ किया जा रहा है। अगर वो प्रोडक्टिव क्षेत्रों में खर्च किया जा रहा है तो इतने बजट से भी आप बेहतर काम कर सकते हो। मतलब ये पर्याप्त तो नहीं है, जैसे हमारे यहाँ जीडीपी का 6% देना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सरकार के पास रिसोर्सेज की क्या है, एक साथ कई सारे काम उसको करने हैं, और जीडीपी का 6% उसको हमेशा देना रहता है। तो आप देखोगे तो हमको ये देखना होगा कि ये जीडीपी का 6% बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, और अगर नहीं बढ़ा पा रहे हैं तो जितना मिला है उसको कैसे बेहतर खर्च करके हम शिक्षा की गुणवत्ता को क्या कर सकते हैं। अब इसमें देखो, इसमें एक हेल्थ का है, तो हेल्थ का बजट तो 89,287 करोड़ है। समझ में आ रहा है। तो आप देखोगे हेल्थ का बजट काफी हिसाब से कम है, क्योंकि देखो एक बात समझो, जैसे इस बार एनर्जी का बजट, एनर्जी सेक्टर पर सरकार ने 68,789 करोड़ खर्च, 769 करोड़ खर्च किए। सरकार के बजट का एक तरीका होता है, जैसे मान लो कि कोरोना जब आया था तो स्वास्थ्य का बजट था 2,23,000 करोड़, तो जब जरूरत रहेगी तो अलॉट भी हो जाएगा। अब जब मान लो अभी एनर्जी सेक्टर पे सरकार काम कर रही है अभी, तो अभी वो क्या करेगी कि कुछ ऐसे मंत्रालयों से बजट की अंडर कटिंग करेगी और उसको ले जाकर किसमें डाल देगी, इस क्षेत्रों में वो काम करना चाहती है। जैसे रेलवे में डाल देगी, जैसे इसमें डाल देगी, क्या नाम है, एनर्जी सेक्टर में। तो आप देखो एनर्जी सेक्टर का बजट इस बार ठीक ठाक है। आप सोशल वेलफेयर के लिए कितना बजट है, ये सब जानने की कोई जरूरत नहीं है, बस वैसे देख लीजिए। कॉमर्स और इंडस्ट्री का बजट कितना है, ठीक है? इसमें एक और चीज समझिएगा, आईटी और टेलीकॉम का देखो 1,16,000 करोड़ है। बेसिक आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करोगे तो उसमें टेलीकॉम आएगा, उसमें आपका हेल्थ आएगा, उसमें आपका एजुकेशन आएगा, उसमें आपका रोड एंड ट्रांसपोर्ट वाला मिनिस्ट्री का आएगा। तो रोड ट्रांसपोर्ट नहीं दिया है। अब देखो रूरल डेवलपमेंट जो है, रूरल डेवलपमेंट भी इंफ्रास्ट्रक्चर में ही आता है, तो रूरल डेवलपमेंट के लिए भी सरकार ने ठीक ठाक पैसा दिया, 2,65,808 करोड़, ठीक है ना। तो आप देखोगे सरकार के बजट का अलॉटमेंट इस तरीके से है। इसमें एक और याद रख लीजिएगा, रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री का कितना इस बार का बता देते हैं। 2024-25 में 2,78,000 करोड़, कितना है, 2,78,000। लेकिन 2,78,000 करोड़ होने के बावजूद भी उनके प्रोजेक्ट जो हैं वो काफी, एक और देखो इसमें डेटा वाइज दिया हुआ है। सरकार ने पिछले देखो 2014-15 में
सरकार 2014-15 को बॉटम लाइन मानती है क्योंकि उसके बाद से वो काम कर रही है। उसने दिखाया, अब ये डेटा जो भी है इसमें दिखाया जा रहा है कि सरकार ने जो बजट अलॉटमेंट किया था उस बार वो लगभग 50,000 करोड़ के नीचे था, और जो दूसरी सरकार का बजट वो दिखा रहा है, तो आप दिखा रहे हो ये बढ़ते-बढ़ते ये हर साल लगातार बढ़ा है। आप देखोगे अगली बार ये 50,000 करोड़ के आस-पास हो गया, उसके बाद 50-60,000 करोड़ के हो गया, फिर धीरे-धीरे बढ़ते-बढ़ते ऐसे बढ़ते-बढ़ते अब ये 1 लाख करोड़ तक भी पार कर गया है। ये जो 2021-22 के बाद से 2021-22 के बाद से ये एक बार 1 लाख करोड़ के पार गया, 2022-23 में भी ये लगभग 2 लाख करोड़ के आस मतलब 1,99,000 करोड़ था। उसके पिछले साल जो था वो 2,76,000 करोड़ था, और इस बार जो है वो कितना है 2,78,000। समझ में आ रहा है? तो आप देख रहे हो कि सरकार जो है रोड ट्रांसपोर्ट का बजट बढ़ा रही है, मतलब अभी सरकार का पूरा फोकस है रोड और ट्रांसपोर्ट को बेहतर करना। आप उसको देख भी रहे होगे कि भारत में पिछले पिछले 5-6 सालों से कई एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। लगातार आप देख रहे हो कि रिकॉर्ड संख्या में भारत में नेशनल हाईवेज बन रहे हैं। ठीक है ना? ये इसका एक इम्पैक्ट आपको समझ। तो अभी सरकार जब इंफ्रास्ट्रक्चर का काम कर रही है, तो जाहिर सी बात है कि कुछ मंत्रालयों के बजट का अंडर कटिंग करेगी और किसमें डालेगी? अब रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपको हमेशा थोड़ी इतना देना पड़ेगा। आप मान लो 5-10 साल दे दिए तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया। अब इसको वो कंसर्न छोड़कर अब आप दूसरे पे शिफ्ट हो सकते हो। ये होता है रिसोर्सेज का बेटर मैनेजमेंट, है ना? फिर ऐसे आप रेलवे का भी देख लो, इस बार का रेलवे बजट। तो रेलवे बजट जो है इस बार का वो है शायद 2,40,000 करोड़ के आसपास। रेलवे बजट भी लिख लो। देख लो 2,40,000 करोड़। ये पिछले साल का था, 2 लाख देखो, पिछले साल का तो 2,40,000 करोड़। और जरा सा रेलवे के 3 बजट को देखो, क्योंकि रेलवे का बजट अगर आप 1 साल का देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। 2022-23 का था 1,40,000 करोड़। कितना था? 1,40,000 करोड़। तो अगले बार 2023-24 में ये बढ़ाकर 2,40,000 करोड़ कर दिया, मतलब 1 लाख करोड़ एक्स्ट्रा अलॉटमेंट हुआ। क्या करने के लिए? रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए। समझ में आ रहा है? और इस बार जो बजट है रेलवे का 2,62,000 करोड़। 2,62,000 करोड़। तो आप देख रहे हो कि रेलवे के बजट को सरकार लगातार बढ़ा रही है। मतलब क्या है? सरकार रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना चाहती है। आ रहा है? यानी किसी भी मंत्रालय में एक साथ एक मुश्त 1 लाख करोड़ रुपया बढ़ाने का मतलब ये हो गया कि मंत्रालय का जो पहला बजट था वो मंत्रालय सिर्फ चलाने वाला एक तरह से था, नया कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा होगा। 1 लाख करोड़ आप बढ़ा रहे हो, मतलब कि आप बड़े लेवल पे उसमें क्या कर रहे हो? देखो 1 लाख करोड़ बहुत ज्यादा रुपया होता है। समझो 2-3 साल किसी मंत्रालय को 1 लाख करोड़ आप दे दोगे और वो सही से काम कर दे तो बहुत ज्यादा वो काम कर सकता है। 1 लाख करोड़ छोटी मोटी रकम नहीं होती है। तो आप देखोगे सरकार यानी रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रही है। तो देखो एनर्जी सेक्टर का बजट बढ़ा है, लगातार आप देख रहे हो। टेलीकॉम सेक्टर का भी बजट ठीक ठाक है। फिर आप देखोगे रूरल डेवलपमेंट का बजट ठीक ठाक है, रोड ट्रांसपोर्ट का बजट ठीक ठाक है, रेलवे का बजट क्या है? ठीक ठाक है। इन सबसे ये लगता है कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के ऊपर क्या की हुई है? फोकस की। सरकार का जो अभी मुख्य फोकस है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना वाइड स्प्रेड लेवल पे। आ रहा है? चलिए, बाकी आप कुछ मंत्रालय होते हैं जिसमें जरूरी होता है जानना। तो आपने ये तो पढ़ लिया कि सबसे अधिक धन का आवंटन कहां पे हो रहा है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। तो ये तो आपने पढ़ लिया। अब कुछ मंत्रालय इस आधार पर नहीं देखेंगे कि ज्यादा आवंटन है या कम आवंटन है। कुछ योजनाएं बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, तो उस योजनाओं के ऊपर कितना अलॉटमेंट हो रहा है उसको देखना होता है। जैसे एक योजना होती है मनरेगा, तो मनरेगा पे इस बार का अलॉटमेंट शायद 86,000 करोड़। देखो कितना है, पिछली बार कितना था? 60,000। ये देखो ध्यान देना, ये एस्टिमेशन है, ये देखो बजट एस्टिमेशन। अब पिछले बार का ये बजट एस्टिमेशन ही बताया जा रहा है, ये एक्चुअल डेटा नहीं है। ये सरकार ने कहा था हम 60,000 करोड़ खर्च करें, इसमें कितना कहा था? जैसे आप देखोगे जिस साल कोरोना आया था तो सरकार ने बजट एस्टिमेशन किया था मनरेगा का 73,000 करोड़। 73,000 करोड़ का बजट एस्टिमेशन था, लेकिन कोरोना आने की वजह से ज्यादातर लोग गांवों में आने लगे, तो मनरेगा का बजट बढ़ गया। और जब फाइनल डेटा आया तो पता चला उसमें 1,10,000 करोड़ से ऊपर खर्च हुआ। यानी ये जो एस्टिमेशन है कोई जरूरी नहीं कि इतना ही खर्च करेगी, इसको बढ़ाया भी जा सकता है। और ये भी हो सकता है कि जितना पैसा दिया गया ये खर्च ही ना कर पाए, तो वो चीजें लैप्स हो जाएंगी, अंदर चली जाएंगी बजट में। जिस मंत्रालय या जिस योजना को जो धन दिया गया वो एक निश्चित फाइनेंशियल ईयर में अगर खत्म नहीं हुआ तो वो पैसा वापस किसमें चला जाता है? कंसोलिडेटेड फंड, लैप्स हो जाए। आपने वो मूवी देखी है ना, वो क्या नाम है, चंद्र मंगलयान। तो मंगलयान में उसने जब अक्षय कुमार की एक मूवी है तो उसमें कहता है, हालांकि वो रियल घटना से इंस्पायर है, तो जब उनको जाना होता है मंगल पे तो वो कहते हैं कि हमें इतना फंड चाहिए, मतलब लगभग 1,000 करोड़ के आसपास। तो उन्होंने कहा कि देखो हमारे पास जो हमको सरकार से मंत्रालय का फंड मिलता है, इसरो को जो फंड मिलता है उसमें से 400 करोड़ बचे हैं।
इसको तुम यूज करना चाहो तो कर लो, क्योंकि वैसे भी ये फंड वापस हो जाएगा। और बताओ 1,000 करोड़, 1,000 रुपए की बात नहीं है, किसी से 600 रुपया उधार ले लेंगे वो तो हो ही जाएगा। लेकिन 1,000 करोड़ का मांग है और दिया कितना जा रहा है 400। प्रॉब्लम हो गई। तब फिर उन्होंने कहा कि क्योंकि मंगल पे जाने का एक कंडीशन ये था कि मंगल उस समय पृथ्वी के सबसे नजदीक आ रहा था, उस कंडीशन में नहीं जा पाते तो आपके पास पैसा भी रहता तो आप बाद में क्या करते, ये प्रॉब्लम थी। तो उन्होंने क्या किया कि ले लिया पैसा वो, फिर उन्होंने देखा कि किस तरीके से हम लोग अपनी खर्चे को उसमें क्या कर सकते हैं, कैसे मटेरियल को बढ़िया कर सकते हैं, कैसे कम से कम दाम में चीज़ों को बेहतर बना सकते हैं। ये इंडिया के वैज्ञानिकों से सीखने की जरूरत है दुनिया के लोगों को। और उस समय तो जीएसएलवी भी नहीं था, पीएसएलवी। लोग मजाक उड़ाते थे कि पीएसएलवी से जा रहे हैं मंगल पे। पीएसएलवी मतलब पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। बोले उसकी क्षमता कहाँ होती है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हैवी चीज़ों को नहीं ले जा सकता है, ठीक है। तो उसमें कहा गया कि ये ले कैसे जाएगा। तो पहली दिक्कत तो ये थी कि उतना भारी यान को हल्का करना है, तो उसके लिए कैसे यूज हुआ आप देखोगे उस मूवी को, तो कई सारी चीज़ों को करके उन्होंने यान को हल्का कर दिया। छोटे जगह पर कैसे उसको एडजस्ट करना था उसको एडजस्ट उन्होंने कर दिया। फिर फ्यूल वाली प्रॉब्लम थी, उतनी फ्यूलिंग नहीं होगी, तो उन्होंने दूसरा एक सिस्टम अप्लाई किया कि जब जब जो है सोलर जो एनर्जी है उसी के जरिए वो जो है चक्कर लगाता था, जब उसका ऑर्बिट चेंज करना होता था तो उसको फायर कर देते थे, फिर वो इंजन उसका क्या कर देते थे, बंद कर देते थे। तो आप देखोगे करते करते ऐसे मंगल पे पहुंच गए। और लास्ट में जब आप देखोगे मंगलयान तैयार हो गया, तो उन्होंने कहा कि सब हो गया है लेकिन बजट अभी कम पड़ गया है, ये इसमें जो ट्रांसपॉन्डर है, ये लाइट है, कैमरा, ये सब लगाने के लिए पैसा चाहिए। तो उन्होंने कहा पैसा एकदम खत्म है। कि मंत्रालय है ना, सरकार होती तो पैसा दे भी देती। और सरकार यहाँ से आप देखिए सरकार का कंसर्न भी दिखता है। सरकार में वाहवाही लेने वाले बहुत आ जाते हैं, लेकिन जब जरूरत थी उस समय लोग ये विश्वास ही नहीं कर रहे थे कि हम लोग मंगल पे उतने में चले जाएंगे, किसी को ट्रस्ट ही नहीं था। तो लग रहा था ऐसे ही चल रहा है, और वैज्ञानिक एक्स्ट्रा फंड मांग रहे थे, पैसा मिल नहीं रहा था। तो उसमें कुछ वैज्ञानिक थे जिन्होंने कहा कि चंद्रयान जो था उसमें होल्ड पे रखा गया था। तो चंद्रयान के बहुत सारी चीजें तैयार थी, उसमें पेलोड ये सब लगे हुए थे, कैमरे वैमरे लगे थे, उसका निकाल के जो है उसमें क्या कर लिए, देसी जुगाड़ का टेक्निक सारा, मतलब उस तरीके से उन्होंने किया और वो जो है सफल हो गया। अगर मंगलयान उस समय नहीं गया होता तो आज के डेट में अगर आप चाहते भी कितना भी पैसा रखे रहते तो उसके लिए पॉसिबल 450 करोड़ में चला गया था। तो कितने में चला गया। और स्पेस मिशन 450 करोड़ में जाना बहुत बड़ी बात है। अगर आप किलोमीटर के हिसाब से देखोगे तो 7-8 रुपए पर किलोमीटर उसमें चार्ज आया था, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, वो भी पीएसएलवी से। तो आप देखोगे कि भारत में कुछ, अब जैसे इसरो का मंत्रालय का बजट अगर आप देखोगे, इसरो का जो बजट है, तो ये इसलिए नहीं इंपॉर्टेंट है कि इसरो में कितना बजट या सबसे अधिक दिया या सबसे कम दिया, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसरो हमारे देश के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसरो को कितना बजट दिया गया वो देखना जरूरी है। समझ में आ रहा है। ये मनरेगा हमारे यहाँ पे अकुशल लेबरों को रोजगार देने वाली एक गारंटी वाली योजना है, तो इसका बजट देखना जरूरी है। सरकार इस पे कितना फंड अलॉटमेंट कितना था पिछले बार बजट एस्टिमेशन, इस बार कितना है। देखो न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट के लिए पिछली बार 442 था, सीधे कितना गुना बढ़ा है, 5 गुना। लगभग कितना गुना बढ़ा दिया है, 5 गुना। मतलब एनर्जी सेक्टर पे सरकार फोकस, आप देखो यहाँ पे। और बाकी फार्मास्यूटिकल के ऊपर दिया, इसमें एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स 840 करोड़ था, इस बार कितना है 1200। हालांकि वो बहुत कम है, रिसर्च डेवलपमेंट में तो बहुत पैसा खर्च होना चाहिए। अब इसमें और कुछ है, जैसे सोलर पावर ग्रिड के ऊपर पिछले बार 4,970 करोड़ का ही था, इस बार कितना अलॉटमेंट करने के लिए कहा है उसने। तो आप इसको देख सकते हो, ये सारा चीज आप देख सकते हो। ये है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर एलपीजी में, पिछली बार था 180 करोड़, इस बार कितना दे रही है, ठीक है। बाकी इसमें यही इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ चीजें हम लिखवा दे रहे हैं जो जो एग्जाम ओरिएंटेड है ज्यादा डिटेल में। और ये उतना ही दिया था एक ओवरव्यू करने के लिए, और ये ओवरव्यू आपको चाहिए भी। कुछ इसमें चीजें पढ़ लीजिएगा, जैसे ये जो बीच में दिया है ना, ये सरकार अपने अचीवमेंट, जैसे इस बार कहेगा शॉर्ट टर्म गेन्स ऑफ द फाइनेंशियल एसेट टू अट्रैक्ट 20% टैक्स रेट, ये सब जो अपनी अचीवमेंट्स है वो इसको यहाँ पे दे दिया, उसको आप लोग देख लीजिए, ये पीडीएफ आपको दे दिया जाए, ठीक है। कुछ चीजें जो है हम बता दे रहे हैं उसको जरूर लिख लीजिए। जैसे इस बार का प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का बजट है 60,000 करोड़ का। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 60,000 करोड़। जो आपने अभी देखा है पूंजीगत व्यय, एक हमने बताया कि 11,11,111 करोड़ बताया। लेकिन अगर पूछेगा प्रभावी पूंजीगत व्यय कितना है, तो जो इसमें दिया कितना दिया था 15 लाख करोड़। तो ये 15 लाख करोड़ जो है वो प्रभावी पूंजीगत इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर, और 11,11,111 करोड़ है जो बजट में बताया गया कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो 60,000 करोड़ जो है किसान सम्मान निधि के लिए दिया गया है। अगला पॉइंट लिखेंगे, एक है नई रोजगार सृजन योजना। जैसे रोजगार पर भी मतलब युवाओं पर फोकस है ना, तो रोजगार सृजन, तो रोजगार सृजन के लिए सरकार ने 10,000 करोड़ का अलॉटमेंट किया, नए रोजगार सृजन के लिए, नई रोजगार सृजन योजना के लिए 10,000 करोड़। क्यों क्यों एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के लिए कितना अलॉटमेंट है 10,000 करोड़। और सरकार की एक स्कीम है पूर्वोदय स्कीम, कौन सी स्कीम है,
तो पूर्वोदय स्कीम किसके लिए है? पूर्वी जो क्षेत्र है, उत्तर पूर्व के क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए। ये भी लिख लीजिएगा, पूर्वोदय स्कीम किसके लिए है? उत्तर क्षेत्र, उत्तर पूर्व क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए। हाँ सॉरी 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 सॉरी, पूर्वी नहीं, उत्तर पूर्व नहीं, उत्तर पूर्वी नहीं, सॉरी, यहाँ इसमें लिखा भी है पूर्वी क्षेत्र, बस लिखिए पूर्वी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र के लिए है, पूर्वी क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए है। और एक चीज लीजिएगा कि ये तो आपने पढ़ ही लिया कि चार मुख्य विषय मतलब थीम, तो थीम हमने बताया कौन सा है? चार, देखो दो इसमें कंफ्यूजन, एक है चार जातियां, वो अलग हो गया। चार थीम मतलब किस पर फोकस है? एम्प्लॉयमेंट पे, स्किल डेवलपमेंट पे, एमएसएमई पे और मिडिल क्लास पे। ठीक है, अगला पॉइंट लिख लेंगे। इस बार का जो बजट है उसमें जो विदेशी कंपनियां हैं उन पर जो कॉर्पोरेट टैक्स की दर थी वो 40% थी, उसको घटा के 35% कर दिया गया। देख लीजिएगा, 40% से 35% हो गया विदेशी कंपनियों पर कॉर्पोरेट टैक्स की रेट। विदेशी कंपनियों पर कॉर्पोरेट टैक्स की रेट को 40% से घटाकर कितना कर दिया गया? 35%। और एक टैक्स है इस बार जिसको खत्म किया गया, उसका नाम है एंजल टैक्स। देख लीजिएगा, एंजल टैक्स को खत्म किया गया है। जब कोई परीक्षा देके जाना तो इसको जरूर पढ़ लेना और बाकी इसको पढ़ लेना, तो उसमें से ज्यादातर चांस है, अगर बजट से प्रश्न पूछेगा तो ज्यादातर चांस है उसी में से क्या हो जाएगा क्वेश्चन। आपने ये तो हमने मुद्रा लोन पढ़ाते समय बताया था कि मुद्रा लोन का जो अब कंडीशन है कि जो सब मैक्सिमम 10 लाख का लोन मिलता है, लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति मुद्रा लोन को डिपॉजिट कर दिया है तो उसको बढ़ाकर उसकी सीमा 10 लाख से क्या कर दी गई है? मैंने उसको उसी दिन बता दिया था, तो ये भी इस बजट का ही है। ये प्रश्न आ भी सकता है, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। और जो आपका सब्सिडी मैंने लिखवा ही दिया, ठीक है। कुछ इसमें और भी चीजें हैं, जैसे सरकार ने बिहार को और आंध्र प्रदेश को स्पेशल कुछ दिया है पैसा, तो वो क्या है जरा सा लिख लेंगे, क्यों दिया है? हमारा राज्य विशेष राज्य नहीं है, हमारे राज्य से ज्यादा विशेष राज्य कौन सा हो सकता है? जो राज्य प्रधानमंत्री बनवाता है उससे ज्यादा विशेष राज्य कोई हो सकता है? बताइए। हमारे राज्य को पनिशमेंट लग रहा है दिया, आपने वोट हमको नहीं दिया सही से। तो आप देखोगे बिहार में लगभग 59,000 करोड़ की परियोजनाएं दी गई, दी गई हैं कोई लगभग 59,000 समथिंग। तो उसमें देखोगे 3 एक्सप्रेसवे, कौन कौन से? बिहार को लगभग कितना दिया गया? 59 पॉइंट समथिंग, मतलब 59,000 करोड़ की परियोजनाएं बिहार को कितनी दी गई हैं? 60,000। तो बिहार को जो दिया गया उसमें क्या क्या दिया गया लिख लीजिए। कुछ एक्सप्रेसवे बनाने की बात की गई। देखो तो इसको पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, पटना पूर्णिया जिला का नाम है, पूर्णिया, पूर्णिया, पूर्णिया एक्सप्रेसवे। पप्पू यादव देखिए पकड़ ली, बोले कि हम 1 मिनट में ऐसे, एक बार धमकी दे दिया, उसके बाद उसके परिवार वाले का किनारा कर लिया। उसकी वाइफ बोली इनसे हमारा मतलब नहीं है, मेरे बच्चों का और मेरा मतलब नहीं है, डर गई वो। बोली ये ऐसे ही उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, और खुद भी वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। उन्होंने कह दिया कि ना मेरा मतलब नहीं है, वही जाने, वो उल्टा सीधा फाड़े मुंह तो वही जाने, मेरा काम मेरे बच्चों का उसमें कोई रोल। वो डर गई कि कहीं मुझे या मेरे बच्चों को न मार दे इस बेवकूफ के चक्कर में। अब तो उड़ता तीर अपने ऊपर ले लेना, ठीक है, मतलब मतलब क्या जरूरत है जाके ये बोलने का? अगर गए श्रद्धांजलि देने तो श्रद्धांजलि देके चले आए होते। जब वही हो गया, वही कहावत हो गया, आ बैल मुझे मार। अब वो पड़ गए पीछे से। अब जगहसाई हो रही है हर जगह, कह रहे देखिए हमने उस समय कह दिया था उनके, और इतनी जगहसाई हो कि कॉल रिकॉर्डिंग सब वायरल भी कर दी। उसमें धमका रहे कि ठीक कर देंगे तुमको, ऐसा कर देंगे। ये हमारे देश में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोगों का हाल है, किस तरीके से उन लोगों का। दूसरा है बक्सर भागलपुर, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे। और देखो ये तो 2 एक्सप्रेस वे हैं, बाकी कुछ जिलों में सड़क का निर्माण करना है, तो वो बिहार का जो रहेगा वो स्पेशल बिहार पड़ेगा। लेकिन समझिए 2 एक्सप्रेस वे जो है बिहार को मिले, किसके बजट से?
देखो 4 प्रमुख योजनाएं थी, जैसे समझ लो, इसको लिखना नहीं। एक ये 2 एक्सप्रेसवे और है बोध गया, राजगीर, वैशाली और दरभंगा में सड़क संपर्क मतलब रोड कनेक्टिविटी के लिए, और साथ ही साथ बक्सर में गंगा नदी पर 2 लेन का पुल बनाने के लिए। इन सब चारों योजनाओं पर मिलाकर 26,000 करोड़ का अलॉटमेंट है। वैसे तो कुल 59,000 करोड़ समथिंग है, लेकिन इन पर सिर्फ कितना है, 4 योजनाओं पर 26,000। और इसमें देखिएगा गया में एक औद्योगिक केंद्र के डेवलपमेंट की बात की गई है, गया में इंडस्ट्रियल सेंटर के डेवलपमेंट की बात की गई, तो भी लिख लीजिएगा चाहिएगा तो। और ये सारा जो है कौन से तहत होता है, मिशन पूर्वोदय, किसके तहत हो रहा है, मिशन पूर्वोदय में लिख लीजिएगा किसके किसके लिए है, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए। मिशन पूर्वोदय में किसके किसके डेवलपमेंट की है, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल के डेवलपमेंट को इंश्योर करने के लिए सरकार ने मिशन पूर्वोदय योजना चलाई है। और ये जो बिहार को सरकार के बजट से इतना फंड अलॉटमेंट हुआ है, वो मिशन पूर्वोदय योजना के तहत। अब देखो इसी मिशन पूर्वोदय में आंध्र प्रदेश आ रहा है, और आंध्र प्रदेश सरकार, जैसे सरकार अगर चल रही है तो उसके 2 पैर है इस समय, कहा जाता है, एक बिहार, दूसरा क्या है, तो बिहार को तो मिल गया, अब देखना है आंध्र प्रदेश को क्या मिला है। लिख लो आंध्र प्रदेश के बारे में, तो इसमें लिख लेना कि राजधानी के डेवलपमेंट के लिए 15,000 करोड़, राज्य की राजधानी के डेवलपमेंट के लिए 15,000 करोड़ का अलॉटमेंट किसको दिया गया है, आंध्र प्रदेश को। कौन से मिशन के तहत, मिशन पूर्वोदय। हमारे यहाँ डबल इंजन गड़बड़ हो